अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। Now students, we are going to solve the question number 7 from liquid section of chapter number 4. हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास, एंथैल्पी, चेंज ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। एक्चुअली एंथैल्पी, चेंज ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का हमें आइडिया देता है कि उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर और पेंटेन की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करूं तो मुझे पेंटेन की वैल्यूज़ बहुत कम नज़र आएंगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वाटर में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फर्स्ट पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रीडोमिनेट्स इन ईच लिक्विड। इनमें यानी कि वाटर, प्रोपेन और पेंटेन में कौन कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। एज वी ऑल नो कि जो वाटर है इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इसमें पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा होता है दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन। सो वाटर हैज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। प्रोपानोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोपानोन इज एक्चुअली अ कीटोन। कीटोन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल और दोनों तरफ चेन होती है कार्बन की। सो इट इज अ प्रोपानोन विच मीन्स इट हैज 3 कार्बन। तो 1CH3 चेन इधर लगा देते हैं, एक इधर। नाउ दिस विल बिकम अ प्रोपानोन या डाइमिथाइल कीटोन। सो समहाउ दिस इज प्रोपानोन। प्रोपानोन का ये जो मैंने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के अंदर एक चीज़ है जो हमें समझनी है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना हुआ है ये पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये एक डाइपोल है। तो अगर इसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है तो मैं प्रोपानोन से हरगिज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की डोमिनेट करने की उम्मीद नहीं लगाऊंगा। मैं लिखूंगा कि इट हैज़ डाइपोल फोर्सेस और इसकी वाटर में पॉसिबिलिटी भी है डिसॉल्व होने की क्योंकि इसकी नेचर ये बता रही है कि इट हैज़ डाइपोल्स। सो एक डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल में हल हो सकते हैं। सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नाउ पेंटेन का मॉलिक्यूल कैसा होता है। पेंटेन का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन। और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मैं हाइड्रोजन्स को ड्रा नहीं कर रहा, ये जो बॉन्ड्स हैं ब्लू कलर के दे रिप्रेजेंट अ बॉन्डेड हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं है। वजह, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पोलर नहीं होते, लिहाजा आप कहीं भी पोलैरिटी नहीं देखेंगे। सो चूंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है लिहाजा मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रखेगा। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखेगा वो होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है। तो इसमें जो डोमिनेट कर रही होंगी वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रही होंगी या लंडन फोर्सेस डोमिनेट कर रही होंगी। पार्ट बी, व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इन लिक्विड। आपका क्या ख्याल है कि इनमें कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। देखें, डेफिनेट सी बात है कि जो वाटर होगी, ताकत क्या होगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की। आई एम सॉरी, डिड्यूस करने का मतलब होता है कि आप क्या आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या है आपका इनकी ताकत का, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की जो इन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। देखें, वाटर में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन है विच इज ग्रेटर देन एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देन देयर कम्स अ डाइपोल डाइपोल फोर्स, डी फोर्सेस। सो लेट्स write it as a d force, then the London dispersion forces। देखें, बात यूं है कि वाटर के मॉलिक्यूल पोलर तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके पास लोन पेयर भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। लिहाजा होता यूं है कि किसी और वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से थोड़ी सी नेचर में डिफरेंट इस तरह होती है कि इसकी नेचर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से मिलती है। तो इन दैट केस ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर ये स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी नेचर रखती है जो कि बाकियों से थोड़ी सी बेहतर है इन स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ रखती है वो बाकियों से बेहतर है। डाइपोल डाइपोल में सिंपल एक पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लिहाजा दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव स्मॉल साइज हाइड्रोजन हैज बिटवीन देम। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो वीक होती हैं बिकॉज दे आर बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ द पार्ट सी, इफ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सी का फर्स्ट पार्ट, अगर मैं इनमें से कोई से दो पेयर चूज करूं जो मिक्स नहीं होना चाहते तो वो कौन से होंगे। देखें, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम चीजें सेम चीजों को मिक्स करती हैं। वाटर और पेंटेन दो डिफरेंट नेचर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखती हैं, दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर मैं वाटर और पेंटेन को आपस में मिक्स करना चाहूँ तो मैं कभी भी मिक्स नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि वाटर की नेचर पेंटेन से डिफरेंट है। सो ये आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ये आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। पार्ट 2, एक्सप्लेन इमिसिबिलिटी, इनका मिक्स ना होने की वजह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे वाजे करें। देखें, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। पेंटेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पेंटेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं ताकि हमारे लिखने में आसानी हो। ड्यू टू डिफरेंट नेचर these two liquids cannot develop forces of attraction with each other। अब देखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप हो रही है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूट पा रही, पेंटेन के मॉलिक्यूल उसमें नहीं घुस पाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनमें मिक्सिंग नहीं होगी। सो ये एक ऐसा मिसिबिलिटी का प्रोसेस है जिसमें जब तक वो मॉलिक्यूल जो मैं मिक्स करना चाह रहा हूँ वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना डेवलप कर पाए तो वो मिक्स ही नहीं होते। तो मिक्सिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी नेचर सेम हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वाटर में वो ब्रेक नहीं होंगे, पेंटेन के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेट डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर पाएंगे, लिहाजा ये टू सेपरेट लेयर्स के तौर पे दो लिक्विड अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सी पार्ट, चूज वन पेयर दैट मिक्स। अच्छा, इनमें से डेफिनेटली वाटर एंड प्रोपानोन ये आपस में मिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पोलर नेचर के हैं। एंड वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डेवलप्ड। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हों तो एनर्जी रिलीज होती है। सो थर्ड में हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो डेल्टा एच होगा यानी कि एंथैल्पी चेंज होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई हैं, लिहाजा वो नेगेटिव साइन वाला होगा। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं बिटवीन टू पोलर नेचर वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि इट वुड बी अ नेगेटिव चेंज ऑफ
heat. Now students, we will move towards the question number 8. Now students, in this question there are different substances which are given with the molecular mass, melting point and their formula. अब हमने करना ये है कि इसमें डिटेक्ट करनी है कि कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर होता है. चूँकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है या वीक है. समहाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नियोन. नियोन और आर्गोन ये दोनों नोबल गैसेज हैं. नोबल गैसेज जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर होते हैं. लिहाजा इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बहुत वीक होंगी. कौन सी होंगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. दोनों में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी. हाँ, चूंकि नियोन इज स्मॉलर देन आर्गोन तो लिहाजा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो दोनों में है, लेकिन नियोन में थोड़ी कमजोर होंगी, आर्गोन में थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू ईच अदर. लिहाजा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नियोन एंड आर्गोन बोथ में एग्जिस्ट करती हैं. चूंकि मॉलिक्यूलर मास या साइज ऑफ आर्गोन इज ग्रेटर सो दे आर स्ट्रॉन्गर इन आर्गोन एज कंपेयर टू नियोन. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कोई स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. लिहाजा ये अगर नियोन आर्गोन में एग्जिस्ट कर भी सकती हैं तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं करेंगी कि आपको कोई बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नजर आएगा. लिहाजा एज पर आवर एक्सपेक्टेशन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो. सो हम ये कहेंगे कि नियोन का तो चूंकि बहुत ही कम है क्योंकि उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इंतहाई कमज़ोर होगी उसके छोटे साइज की वजह से. आर्गोन में फिर रीजनेबली बेहतर होगी नियोन के मुकाबले में लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्योंकि उसका साइज बड़ा है, लेकिन स्टिल इतनी बेहतर नहीं होगी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हंड्रेड्स में ले जाए या इवन ज़ीरो के करीब ले जाए. सो चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं लिहाजा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका वो बहुत कम होगा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम और एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल होते हैं. तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सिंगल भी हो तो वह प्रॉपर्टीज को बहुत बेहतर बना देती है. तो टू हाइड्रोजन बॉन्ड यानी Hb का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल होने का मतलब यह है कि वाटर एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है और मल्टीपल रखता है. लिहाजा उसका मेल्टिंग पॉइंट नियोन और आर्गोन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा. तो नियोन और आर्गोन के मुकाबले में जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 0 डिग्री है. सो वाटर के अंदर पोलर नेचर, प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन विद लोन पेयर और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करवाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल वो इंप्रूव कर जाती हैं. नाउ लेट्स गो फॉर सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है. आयनिक कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है वो आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग होंगी. देखें, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा और उससे फोर्सेज और अट्रैक्शन जो डेवलप होंगी इंतहाई स्ट्रॉन्ग होंगी. 993. डायमंड is actually a giant covalent molecule जिसमें एक जाइंट नेटवर्क होता है मल्टीपल बॉन्ड्स का, कोवलेंट बॉन्ड्स का पर कार्बन एटम.
यानी कि एक कार्बन एटम चार चार बॉन्ड बनाकर एक जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से हर एटम चार बना रहा है, और तीसरी बात जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल के तौर पे, मैक्रो मॉलिक्यूल के तौर पे आपके सामने आ रहा है और हर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है और नेटवर्क के तौर पे बना रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज तो बाकियों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होंगी। यही वजह है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 डिग्री के अराउंड होता है, जो शो करता है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इसमें सबसे अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ हाइड्राइड्स हमें गिवन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास भी गिवन है। एज यू कैन सी, मोलर मास में एक एक का फर्क है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा का फर्क है। अब द क्वेश्चन इज कि ऐसी क्या वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा फर्क आ गया है, और इनमें नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी प्रेजेंट है। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो लंडन फोर्सेज होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं दे एक्चुअली आर वीकर। तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा? नहीं, बहुत कम होगा, 109 केल्विन होगा। 109 केल्विन इज एक्चुअली इक्वल टू -164 डिग्री सेंटीग्रेड। Now this was the first one. Now the second one, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। ये दो बातें उसके पास हैं, तो तीसरा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव भी तो मौजूद है उसके अंदर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एज कंपेयर टू मीथेन बहुत ज़्यादा होगा। कितना है? 240 केल्विन। नाउ वाटर की बात करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज़्यादा लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, यानी कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी बनेगा और ज़्यादा भी बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बनेगी और 2 पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 यानी कि 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। 373 केल्विन है, तो वो 100 डिग्री के इक्वल होता है, बिकॉज यू कैन सिंपली कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री बाय द फार्मूला विच इज एक्चुअली इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करें तो केल्विन में आ जाता है। तो आप सिंपली केल्विन में से 273 माइनस कर दें तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 373 में से 273 माइनस किया तो 100 डिग्री मेरे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द डिफरेंट लिक्विड्स विद द डिफरेंट अमाउंट। हमने इनको अरेंज करना है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की टर्म्स में, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की टर्म को एक्सप्लेन करना है। देखिए, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो वेपर प्रेशर ही है जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर्स के अंदर कि द वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, यानी कि ये वो वेपर प्रेशर होता है जो लिक्विड के वेपर्स अप्लाई करते हैं जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है उसी लिक्विड के साथ। तो हम इस टर्म की बेसिक डेफिनेशन जो वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ चुके हैं उसको छोड़ते हैं। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज एक्चुअली सेम वेपर प्रेशर व्हेन द लिक्विड और वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो तब वैल्यू जो मेजर की जाएगी वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। समहाउ हम इसको अरेंज करते हैं, ऑर्डरली अरेंज करते हैं, और इसकी डेफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हैं वही जो आपने पढ़ी है बुक के अंदर, लेक्चर के अंदर वेपर प्रेशर के टॉपिक में, कि जब वेपर्स प्रेशर लगाएंगे
तो वो प्रेशर वेपर प्रेशर तब कहलाएगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तब कहलाएगा जब वो वेपर्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। नाउ वाटर जो है इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इनका वेपर प्रेशर होगा कम। देखिए वॉल्यूम का कोई असर नहीं होता वेपर प्रेशर पे, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। सो 1 dm³ वाटर हो या 50 cm³ वाटर हो, दोनों का वेपर प्रेशर जो होगा ना वो सबसे कम होगा, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कमज़ोर होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो इट विल हैव द लीस्ट वैल्यू। एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन वाटर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लिहाजा इसकी वैल्यू जो होगी वेपर प्रेशर की वो मिड में होगी। 50 cm³ लो एथेनॉल या 1 dm³ लो एथेनॉल, दोनों की जो वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो मिड में होगी। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर जो है इट हैज़ अ लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन स्ट्रेंथ, उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कमज़ोर होती हैं। लिहाजा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमज़ोर हैं तो सबसे ज़्यादा वेपर बनेंगे, सबसे ज़्यादा वेपर बनेंगे तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो ईथर चूंकि सबसे ज़्यादा वेपर बनाता है कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। फिर होगा एथेनॉल और 51 dm³ एथेनॉल का, एंड देन सबसे कम जो है वो वाटर का होगा। और अगर फॉर एग्जांपल वाटर से ज़्यादा किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती तो वो यहाँ पे मैं मेंशन करता वाटर के बाद, बट सिंस हमारे पास यही तीन है तो हमने ये अरेंज कर दिया। द फर्स्ट पोजीशन इज फॉर ईथर, द सेकंड इज फॉर एथेनॉल, द थर्ड फॉर वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू सिचुएशंस। एक हमारे पास बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने से कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, वो लिक्विड वोलेटाइल है यानी कि उसकी वेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो ये लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये वोलेटाइल है यानी कि इसमें एवेपोरेशन हो रही है, इसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम इसको खड़ा रहने दें सराउंडिंग में, मीन्स अगर हम सराउंडिंग और सिस्टम यानी कि लिक्विड जो हमने लिया है उसके दरमियान कोई इंसुलेटर ना लगाएं, कोई इनके दरमियान गैप ना दें, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के मुकाबले में सराउंडिंग के साथ सेम रहता है। लेकिन जब हम उसी लिक्विड को वेपराइज करवाएं एक इंसुलेटेड वेसल के अंदर, यानी कि हम क्या करें, अब बीकर के इर्द गिर्द एक इंसुलेशन लगा दें। अब इंसुलेशन लगाने से ये होगा कि बीकर और सराउंडिंग जो है ना उसमें एक गैप आ गया, एक यूं समझ लें एक ऐसी चीज़ आ गई जो सराउंडिंग से टेम्परेचर या हीट का फ्लो जो है, सराउंडिंग से हीट का फ्लो जो है वो सिस्टम में नहीं जाने देगा। तो इंसुलेशन आ गई रेड कलर की। अब जब मैं इंसुलेशन लगा देता हूं तो लिक्विड का टेम्परेचर जो है ना वो गिर जाता है। असल में जब लिक्विड यानी कि हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई इंसुलेशन नहीं होती, तो जैसे जैसे लिक्विड में से एनर्जी, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं तो लिक्विड सिस्टम की एनर्जी कम होती है। सराउंडिंग क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आती जाती है और सिस्टम की एनर्जी कंपनसेट होती जाती है। लिहाजा हमें कोई फर्क नजर नहीं आता क्योंकि सराउंडिंग से हीट मूव कर रही होती है, एनर्जी मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द सिस्टम। तो अगर आपके सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है और सराउंडिंग से हीट आके उसे कंपनसेट करती जा रही है तो आपको लगेगा आपका सिस्टम का टेम्परेचर गिर ही नहीं रहा। तो जो स्लो एवेपोरेशन होती है उसमें होता यूं है कि आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल निकलते जाते हैं, सिस्टम की एनर्जी कम होने की वजह से सराउंडिंग से हीट सिस्टम तक आती है और इसकी वजह से हमें लगता है कि सिस्टम की एनर्जी कंपनसेट हो गई है और उसका टेम्परेचर एज सच गिरा ही नहीं है, सेम रहा है। ओके, इफ द सेम लिक्विड इज अलाउड टू वेपराइज इन इंसुलेटेड, हमने क्या किया, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक इंसुलेशन लगा दी है। अब सिस्टम से हीट जो है ना वो सराउंडिंग से जो हीट है
वो सिस्टम की तरह मूव नहीं कर सकती, सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम की तरफ मूव नहीं कर सकती। इन डैट केस सिस्टम की एनर्जी कम होती जा रही है टाइम के साथ। क्यों? उसके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तो एस्केप करते जा रहे हैं, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप करने से सिस्टम का टेम्परेचर गिरता जा रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, और उसको कंपनसेट करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि अब तो मैंने इंसुलेशन लगा दिए कंटेनर के इर्द गिर्द, तो सराउंडिंग से हीट फ्लो नहीं कर सकती सिस्टम में। लिहाजा अल्टीमेटली होगा क्या कि इन दैट सिनेरियो टेम्परेचर गिर जाएगा। इस बिहेवियर को आप यूं समझ लें कि दिस इज एक्चुअली अ इंसुलेटेड कंटेनर विच इज स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टूवर्ड्स सिस्टम, विच इवेंचुअली शो के सिस्टम का टेम्परेचर गिर गया क्योंकि उसमें से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर गए हैं, वेपराइज हो गए हैं, और पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल छोड़ गए, जिससे लिक्विड का टेम्परेचर कम हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।